हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल तथा उनके खोजकर्ताओं पर केंद्रित रहेगी, जिसके अंतर्गत हम हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात जैसे स्थलों को भी देखेंगे, जहां पर कुछ बिल्कुल नवीन हड़प्पाई स्थल प्रकाश में आए हैं, जैसे कि जैसलमेर में, सौराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में सोनोली। सोनोली क्या एक ताम्रपाषाणिक बस्ती है या वो उत्तर हड़प्पाई चरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसके संदर्भ में भी हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। और ये स्थल जो हैं, आप इसको स्पष्ट ही देख सकते हैं कि यदि उत्तर से देखा जाए तो हड़प्पा का सुदूरतम बिंदु शोरतगई है, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान में है, जबकि इसका सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु जो है वो महाराष्ट्र में स्थित दाइमाबाद है। तो आज हमारे द्वारा जो हर संभव स्थल होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्थल आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है शोरतगई। शोरतगई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शोरतगई की लोकेशन क्या थी। एक्चुअली में शोरतगई उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित था, और जिसको कि ऑक्सस नदी कहा जाता है या जिसको आमू दरिया भी कहा जाता है, वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और जिस नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है कोकचा नदी। और एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा एक स्थल था, जिसका क्षेत्रफल मात्र 2.5 हेक्टेयर था। यदि आप कंपेयर करना चाहेंगे साइज को, तो जो राखीगढ़ी हरियाणा से हड़प्पाई स्थल मिला है, उसका आकार 250 हेक्टेयर है। तो उसकी तुलना में देख सकते हैं कितना छोटा सा शहर है या छोटी सी बस्ती है। इसकी खोज जो की गई थी वो 1976 में दूपरी और फ्रैंकफर्ट के द्वारा की गई थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के समान ही यहाँ पर कोकचा नदी से कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से उत्खनन से हमें 4 चरणों का पता चलता है, जिसमें कि प्रथम और द्वितीय काल जो हैं वो विकसित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, और बाकी के काल उत्तरवर्ती चरण के हैं। यहाँ पर हमें वलयाकार सोने के सिक्के, मिट्टी की खिलौना गाड़ी तथा सिंधु प्रकार की मुद्रा पर गेंडे की आकृति मिलती है। इंपॉर्टेंट बात, मध्य एशिया से, जो कि बदख्शा का क्षेत्र था, वहां से लाजवर्द मणि, जिसको कि लैपिस लजूली कहते थे, उसके व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था। सॉरी, देखिए, लैपिस लजूली जो था एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धमूल्यवान कीमती पत्थर था। जिस प्रकार आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नीलम पहनते हैं, फिरोजा पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, ये भी इसी प्रकार का एक नीले रंग का पत्थर था, जिसको लैपिस लजूली कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। स्पेशली इसका प्रयोग जो था मन के निर्माण करने के लिए किया जाता था, और इन मनकों को समाज का जो बहुत इलीट वर्ग था वो पहनता था। साथ ही में इसका विदेशों में, विशेष रूप से मेसोपोटामियन जो सभ्यता थी, वहां इसका निर्यात किया जाता था। इसलिए विद्वानों का मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक चौकी थी, एक नगर नहीं था। क्योंकि आकार तो इसका बहुत छोटा है, लेकिन यहां से प्राप्त होने वाली वस्तु जो है वो तुलनात्मक रूप से बहुत महत्व की है। इसी प्रकार मुंडी गाग, इसकी स्थिति दक्षिण अफगानिस्तान में है, और ये कांधार प्रांत के निकट स्थित है। 1950 के दशक में इसकी खोज जीन मैरी कैसल के द्वारा की गई थी। आप हमेशा उत्खननकर्ता, उत्खनन के स्थल, वर्ष तथा यदि वो किसी नदी के किनारे स्थित है या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में स्थित है, तो वो आप हमेशा याद रखेंगे। अब आती है बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, जो कि मकरान समुद्र तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमोत्तर केंद्र है, जहां पर अरोलस्टाइन के द्वारा 1927 में उत्खनन कराया गया था। बाद में जॉर्ज डेल्स के द्वारा भी यहां पर उत्खनन कराया गया था, जिसमें उन्हें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जॉर्ज डेल्स का मत है कि वास्तव में सुतका गेंडोर एक बंदरगाह था, और मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ होने वाले व्यापार के संबंध में
यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से मोहरों की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए उनका यह भी मानना है कि व्यापार का केंद्र तो था, लेकिन मुख्य रूप से ये मध्यवर्ती चरण का कार्य करता था। अर्थात यहाँ पर आके व्यापारी रुकते थे और वहां से वो हड़प्पा के जो अंदरूनी इलाके थे वहां तक पहुंचते थे। इसी प्रकार एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है सुतका खो। सुतका खो जो है ये भी बलूचिस्तान में स्थित है और कहां पर स्थित है, शादी कौर नदी के तट पर स्थित है। 1962 में यहां पर जॉर्ज डेल्स के द्वारा उत्खनन किया गया था। जॉर्ज डेल्स का यह भी मानना है कि यह बंदरगाह ना होकर समुद्र के मध्यवर्ती भाग का फिर से एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र था। इसी प्रकार एक अन्य स्थल है डाबरकोट, जिसकी स्थिति उत्तरी बलूचिस्तान में है, जो कि झोप घाटी में स्थित है। यहां से पूर्व सिंधुकालीन, विकसित सिंधुकालीन और उत्तर सिंधुकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नौशारो ये भी बलूचिस्तान में कच्ची मैदान से मात्र मेहरगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि किस प्रकार जो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो विकसित हड़प्पा सभ्यता के हैं, जैसे कि पीपल के पत्तों का अंकन, वृत्त को काटते हुए मत्स्य शल्क, उनका चित्रण हमें नौशारों के मृदभांड से दिखाई देता है। यहाँ पर कहीं कहीं पर अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अर्थात अग्निकुंड के साक्ष्य केवल लोथल, कालीबंगा और बनावली से प्राप्ति नहीं हो रहे, बल्कि नौशारो जैसा जो स्थल है जो कोई बलूचिस्तान में स्थित है, वहां भी अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से कांसे के बैल की आकृति की मोहर प्राप्त हुई है, जो कि बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आता है सिंध प्रांत। सिंध जो कि पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, जहां का बहुत ही शानदार स्थल था कोट दीजी, जहां पर 1935 में सबसे पहले धुर्य महोदय के द्वारा उत्खनन कराया गया था और वहां से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित कर दिया गया था। इसके पश्चात पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के फजल अहमद खान के द्वारा 1955 से 57 की अवधि में इसका उत्खनन कराया गया था। कोट दीजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर संस्कृति के 16 चरण प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां से संस्कृति के 16 चरण प्राप्त हुए। आपका आंसर क्या होगा, कोट दीजी, जिसमें कि जो आरंभ के 3 चरण हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं, जबकि नीचे के जो 12 चरण हैं उनका संबंध प्राक हड़प्पाई चरण से है, जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कोट दीजी संस्कृति कहा जा सकता है या कहा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहां से बन जाता है कि जो कोट दीजी संस्कृति थी वो किस काल से संबंधित थी। तो इसका संबंध किस काल से हो गया, पूर्व हड़प्पा चरण से। किससे हो गया, पूर्व हड़प्पा चरण से। अर्थात कोट दीजी संस्कृति जो है वो पूर्व हड़प्पाई चरण से संबंधित है। यह आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब हम कह रहे थे कि हड़प्पा के पूर्ववर्ती चरण से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर हमें विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उनमें एक कोट दीजी भी है। कोट दीजी में जो प्राक हड़प्पाई बस्ती थी उसको सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। अर्थात ये उन कुछ चुनिंदा स्थलों में से है जहां पर प्राक हड़प्पाई बस्तियों को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। साथ ही में इसकी प्राक हड़प्पाई बस्ती का अंत जो था अग्निकांड के माध्यम से हुआ था। अर्थात ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राक हड़प्पाई स्थल अग्निकांड से नष्ट हुआ था। आपका आंसर क्या होगा, कोट दीजी। अब बात आती है अली मुराद की। अली मुराद भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज भी जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से स्थल बलूचिस्तान में स्थित हैं
हड़प्पा सभ्यता के, उनमें एक स्थल या तो सिंध का डाल देगा या पाकिस्तानी पंजाब का डाल देगा। और यदि आपको इन जो स्थल हैं उनके क्षेत्र का नहीं पता तो आप वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर जाओगे। इसलिए जब भी आप किसी स्थल को पढ़ रहे हो तो उसकी लोकेशन को हमेशा देखें। जैसे गुजरात में है तो गुजरात में क्या वो कच्छ के इलाके में है, क्या वो सौराष्ट्र के इलाके में है। और मैंने भी अपना नोट्स इसी तरह से तैयार किया है क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से वो बनाकर पूछता भी है। अब आता है मोहनजोदड़ो। देखिए औपचारिक रूप से जो मोहनजोदड़ो है उसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्थल कहा गया है, जिसका आकार मोटे तौर पर 250 हेक्टेयर माना गया है तथा जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और राखलदास बनर्जी को ही मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ रहे हैं कि आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से पुरातत्ववेत्ता मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित रहे हैं। तो हम उन पुरातत्ववेत्ताओं के नाम को भी देख लेते हैं। एक्चुअली में जैसे कि मैंने बताया ही था कि जो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो का जो ये टीला था ये एक कुषाण कालीन स्तूप के नीचे स्थित था। और वास्तव में जो राखलदास बनर्जी थे वो इस स्तूप की खुदाई कर रहे थे, लेकिन इस स्तूप के आसपास जब वो खुदाई करने लगे तो उनको एक पुराने शहर के साक्ष्य प्राप्त होने लगे और यहीं से मोहनजोदड़ो की खुदाई आरंभ हो जाती है। अब जिन जिन प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो के उत्खनन में योगदान दिया है उसमें सर जॉन मार्शल हैं, जिन्होंने 1922 से 30 की अवधि में यहाँ उत्खनन का नेतृत्व किया। जैसे कि बाद में राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, काशीनाथ दीक्षित, जेम्स हारग्रीव्स, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भी संबंधित रहे हैं। यहाँ पर नगर के निर्माण के 9 चरण प्राप्त हुए हैं, अर्थात संस्कृति के 9 चरण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। नगर निर्माण बाकी की सारी विशेषताओं में, चाहे आप नगर निर्माण की दृष्टि से देख लिए, चाहे आप मोहरों की दृष्टि से देख लीजिए, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे एलीट शहर जो माना जाएगा वो मोहनजोदड़ो को माना जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो इमारतें प्राप्त हुई है वो भी अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। अभी सिर्फ मैं आपको उत्खननकर्ताओं के विषय में बता रहा हूं, फिर जब मैं हर पर्टिकुलर शहर की विशेषताओं का अध्ययन कराऊंगा, नगर नियोजन का अध्ययन कराऊंगा, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ से न केवल विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, 16 बैरक और दूसरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो वो एक हमारा अलग अध्याय रहेगा, अलग चैप्टर रहेगा। इसी प्रकार 1950 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा यहाँ खुदाई करवाई गई थी। फिर 1984 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा यहाँ खुदाई कराई गई। और जॉर्ज डेल्स के द्वारा जब इसकी सभ्यता के निम्नतम चरणों पर खुदाई कराई जा रही थी, चूंकि यह स्थल सिंधु नदी के पास है तो वहां से जमीन से पानी के सोते शुरू हो गए। तो जॉर्ज डेल्स को उस पानी को निकालने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन अंततः वो अंतिम चरण तक पहुंच गए। और अंतिम चरण में जाकर उनको पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता का ये शहर था, इसके निचले जो शहर था उसको भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया था, जिसकी की सूचना पहले प्राप्त नहीं थी। इसी प्रकार अब बात आती है चनूदड़ो की। चनूदड़ो जो कि सिंध का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी। और यह महत्वपूर्ण है कि सिंधु नदी वर्तमान में चनूदड़ो से 21 किलोमीटर दूर बहती है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि वक्त के साथ नदियां अपना कितना प्रवाह क्षेत्र बदलती हैं, वक्त के साथ नदियां अपने क्षेत्रों को कैसे छोड़ देती हैं और नए क्षेत्रों की तरफ गमन करती हैं। उसके पश्चात 1935 में अर्नेस्ट मकई के द्वारा यह उत्खनन कराया गया
और यहाँ पर एक उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसको कि झूंकर संस्कृति का नाम दिया गया है। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि नाल सभ्यता, कुल्ली सभ्यता, झूकर सभ्यता या कोटदीजी सभ्यता में से कौन कौन सी सभ्यताएं उत्तर हड़प्पाई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि झूकर संस्कृति जो है उत्तर हड़प्पाई संस्कृति है, कोटदीजी संस्कृति प्राक हड़प्पाई संस्कृति है, इसी प्रकार नाल संस्कृति जो है वो प्राक हड़प्पाई संस्कृति है। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि कौन कौन सी संस्कृतियां प्राक हड़प्पाई हैं अथवा उत्तर हड़प्पाई हैं। इसी प्रकार अब आता है बालाकोट। बालाकोट जहां पर अभी इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी 2019 में, ये भी सिंध प्रांत में सोमयामी खाड़ी के पूर्व में स्थित है, जिसका आकार मात्र 2.1 हेक्टेयर है। सिंधु सभ्यता के काल में ये एक प्रमुख बंदरगाह था जिसका कि उत्खनन जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1989 में किया गया। यहां पर भी प्राक हड़प्पाई संस्कृति पाई गई है जिसको कि नाम दिया गया है बालाकोटी संस्कृति। एक और प्राक हड़प्पाई संस्कृति हमारे चैप्टर में जुड़ गई जिसका नाम है बालाकोटी संस्कृति। साथ ही में यहाँ पर चकमक पत्थर की चूड़ियां तथा शंख की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बालाकोट जो था वो हड़प्पाई शहरों को जो शंख की बनी हुई वस्तुएं निर्यात करता था या उनकी आपूर्ति करता था। तो बालाकोट के विषय में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर उभरती है। अब बात आती है अल्लाहदीनों की। अल्लाहदीनों यह भी सिंध प्रांत में स्थित है। आप हमेशा स्थल को याद रखिए, स्थल के प्रांत को याद रखिए। यदि स्थल किसी नदी के तट पर स्थित है उसको भी याद रखिए, साथ में यदि उसका उत्खननकर्ता अवेलेबल है तो उसका नाम भी याद रखिए। तो ये कहां पर है? मलीर और बाजार नदियों के तट पर स्थित है तथा वाल्टर फेयर सर्विस के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अल्लाहदीनों की एक महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत ही छोटी आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन यहां से कीमती वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त होती हैं, जैसे कि 1500 चूड़ियां, 196 तांबे और कांसे के उपकरण और लगभग 3 लाख मृद भांड। यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंचाई व्यवस्था के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही संपन्न जो बस्ती थी, कोई शोरतघई की तरह दीनहीन बस्ती नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग रहता था जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में गहरा प्रभाव था। अब बात आती है जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जहां पर 1976-77 में जगतपति जोशी के द्वारा उत्खनन और खोज की गई थी। यहां पर हमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात आती है पंजाब। पंजाब कौन सा वाला पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब, जिसका सबसे इलीट जो स्थल है जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में रावी इससे 9.5 किलोमीटर दूर बहती है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का पीक टाइम था तो ये इसके बिल्कुल साथ होकर बहती थी। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो सिंधु प्रवाह तंत्र है उसका मार्ग कितना परिवर्तनशील है। इसलिए बहुत सारे पुरातत्वविदों के द्वारा जब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे तो ये बताते हैं कि हड़प्पा के अनेक शहरों का जो विनाश हुआ था वो उन नदियों के मार्ग परिवर्तन के द्वारा हुआ था जिन नदियों के किनारे ये शहर अवस्थित थे। जैसा कि मैंने बताया कि 1856 में लाहौर और मुल्तान के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जिसका ठेका बर्टन बंधुओं को दिया गया। और एक्चुअली बर्टन बंधुओं ने क्या किया कि उनको रोड़ी की आवश्यकता थी, और यदि कहीं से रोड़ी बनवाते और तो क्रैशर करवाते तो उसको बहुत महंगा पड़ता। उन्होंने देखा यार हड़प्पा का इतना बड़ा टीला है, लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर अथाह पक्की ईंटें विद्यमान हैं, तो क्यों ना इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल
इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कर दिया जाए। और चूंकि ब्रिटिश सरकार थी, पुरातत्व के क्षेत्र में अभी कोई औपचारिक संस्था की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1861 में होती है। तो इस कारण जो पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण की बात थी वो इस वक्त विद्यमान ही नहीं थी, इसलिए बड़े पैमाने पर उनके द्वारा ईंटें खोदी गई और काम में लाई गई। उनके द्वारा ही नहीं, हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में जो अन्य लोग भी निवास करते थे, वो अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब उन्हें मकान बनाना हुआ या कोई अन्य निर्माण कार्य करना हुआ, तो इसी टीले में से खोद खोद कर ईंटें ले जाते थे, जिस पर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारी क्षोभ और दुख व्यक्त किया गया है। लेकिन इससे हुआ क्या, हड़प्पा की जो मूल ढांचे की संरचना थी वो बहुत सारी नष्ट हो गई। इंपॉर्टेंट हो सकता था कि वहां पर मोहनजोदड़ो से भी ज्यादा अच्छी इमारतें मिलती, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर ईंटों को खोदा गया कि उसका बहुत सारा भाग नष्ट हो गया। 1921 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल पर उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ और उन्हीं को इस स्थल का खोजकर्ता माना गया है। फिर 1926-27 से 1934 की अवधि में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा यहां पर नया उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। फिर 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा यहां उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने टीले की पहचान घड़ी के तौर पर की थी। 1964-65 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा तथा 1986 से 96 की अवधि में जोनाथन मार्क कैन्योर के द्वारा और मीडो के द्वारा यहां पर उत्खनन कार्य कराया गया। इस तरह आप देख रहे हैं कि जो हड़प्पा है वहां लगभग 100 वर्ष का समय बीत गया है और अभी भी उत्खनन और खोज का कार्य जारी है। अर्थात ये कितना बड़ा क्षेत्र है कि लगभग इतना वर्ष तो लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं और 100 वर्ष के बाद भी यहाँ पर नवीन खोजें हो रही हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि हड़प्पा में हाल ही में जोनाथन मार्क कैन्योर और मीडो के द्वारा पहली बार रेशम की खोज की गई है। जब मैं आगे एक और चैप्टर पे आएंगे तब हम उस खोज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। टीले के उत्खनन के आधार पर इस हड़प्पा को 5 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम और द्वितीय काल कोटदीजी संस्कृति अर्थात प्राक हड़प्पाई संस्कृति से संबंध है। रफीक मुगल इसे प्रारंभिक हड़प्पा की संज्ञा देते हैं। अब बात आता है पंजाब, अपने वाला पंजाब जो कि रोपड़ उसका प्रमुख स्थल है। यह शिवालिक की पहाड़ियों की उपत्यका में स्थित है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि रोपड़ की लोकेशन क्या है, तो रोपड़ की लोकेशन क्या है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 की अवधि में यहां पर उत्खनन कराया गया। यहां से पूर्व हड़प्पा से लेकर चित्रित धूसरण मृदभाण संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उत्खनित होने वाला यह प्रथम हड़प्पाई स्थल था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में आजादी के पश्चात खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था, तो वो है रोपड़ या जिसको रूपनगर भी बोलते हैं। अब आती है हरियाणा की बारी। देखिए आजादी के पश्चात हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता की साइट्स खोजी गई हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1963 में इसकी खोज हरियाणा के महान पुरातत्वविद, हरियाणा क्या कहूंगा मैं, तो उसको भारत का ही महान पुरातत्वविद कहूंगा, जिन्होंने हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, सूरजभान। फिर 1997 में अमरिंदर नाथ के द्वारा इसका पुनः उत्खनन कराया गया। राखीगढ़ी की विशेषता यह है कि ये आज के भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर है और यहां से 7 टीले मिले हैं। तो क्वेश्चन फिर से बन जाता है कि वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से 7 पुरातात्विक टीले मिले हैं, तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। यहां पर प्राक सिंधु सभ्यता और विकसित सिंधु सभ्यता दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पाई चरण से बिना लेख वाली मोहरें और योजनाबद्ध बस्ती बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विकसित हड़प्पाई चरण में कालीबंगा के समान ही चबूतरों पर गर्त के साक्ष्य अर्थात जैसे हम कहते हैं कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन अग्नि वेदिकाओं में बहुत सारी जगह राख जो है वो मिलती है। कुछ अग्नि वेदिकाओं में एक ईंट को खड़ा किया गया है जो कि संभवतः यष्टि का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है यहां से ऐसे 3 कंकाल भी प्राप्त हुए हैं जिनके हाथ में शंख की चूड़ियां हैं। लेकिन अभी आप ये मत देखिएगा कि हम कंकालों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता के मृतक संस्कारों को पढ़ेंगे तो कहां से कितने कंकाल मिले हैं, उन कंकालों की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ युग्मित शवाधान है, उनका अध्ययन हम हड़प्पा सभ्यता के मृतक संस्कार वाले चैप्टर में करेंगे। कुणाल हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी खोज जो थी 1986 में की गई थी और जिसके उत्खनन में जे.एस. खत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह हरियाणा जिले की फतेहाबाद में प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से भी प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसी प्राक हड़प्पाई स्तर से हमें चांदी की परत में लिपटे सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है चांदी के 2 मुकुटों का मिलना जो किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थल से प्राप्त नहीं होते। तो ये एक इंपॉर्टेंट खोज है। साथ ही में यहाँ पर 12,000 मनकों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब आती है बात बनावली की। यह भी हरियाणा में फतेहाबाद जिले के घग्गर नदी के सूखे पेटे में स्थित है। यहाँ पर जो खोज का कार्य था वो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 में किया गया था। बनावली से हमें प्राक हड़प्पाई चरण और विकसित हड़प्पाई चरण के साथ साथ उत्तर हड़प्पाई चरण अर्थात हड़प्पा सभ्यता के 3 चरणों की साक्ष्य की प्राप्ति हमें बनावली से मिलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिंधु लिपि में अंकित लेख वाली एक मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बाकी बनावली से क्या क्या खोज हुई थी जब हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे तो हम यहाँ से बताएंगे कि यहाँ पर हमें मिट्टी का मॉडल प्राप्त हुआ है, रथ का नहीं, बैलगाड़ी का। तो उसका अध्ययन जब हम आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे वहां पर इसका उल्लेख आएगा। अब बात आती है मित्ताथल की। देखिए मित्ताथल जो है वो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में सूरज भान के द्वारा की गई थी और यह भी प्राक हड़प्पाई और विकसित हड़प्पाई चरण के साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। अब बात है जोगनखेड़ा, जो कि हाल ही में खोजा गया हरियाणा का हड़प्पाई स्थल है, जिसकी खोज 2009 में हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित उत्तर हड़प्पाई स्थल है। फिर आती है भिराना। भिराना एक इंपॉर्टेंट साइट है और यहां से कुछ स्ट्राइकिंग चीज प्राप्त हुई है। वो क्या है? डांसिंग गर्ल का साक्ष्य। यह डांसिंग गर्ल जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली तांबे की जो डांसिंग गर्ल है, नर्तकी है, उसकी याद दिलाती है। इसको 2002 से 2006 के मध्य में उत्खनन का कार्य किया गया और यहां से हड़प्पाई चरण से लेकर विकसित हड़प्पाई चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और एक मृदभांड पर डांसिंग गर्ल का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि इस स्थल को एक महत्वपूर्ण स्थल बना देता है। अब बात आती है कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1942 में ऑरोल्स्टाइन के द्वारा जो बहावलपुर रियासत थी, जो कि गंगानगर से जुड़ती हुई पाकिस्तान की रियासत थी, वहां पर हकरा नदी, आप जानते ही हैं कि जब घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तो उसको हकरा कहा जाता है। उसके अंतर्गत 11 प्राक हड़प्पाई स्थल खोजे थे ऑरोल्स्टाइन ने 1942 में। उसके लगभग 1 दशक बाद अमलानंद घोष के द्वारा भी 2 दर्जन अर्थात लगभग 24 हड़प्पाई स्थलों की खोज बीकानेर रियासत, उस वक्त बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही आता था गंगानगर, उसके अंतर्गत की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल था कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में की गई थी। कालीबंगा से प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साथ साथ
विकसित हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से जब हम आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ से किस प्रकार जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब हम मोहरों का अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे कि कालीबंगा से किस प्रकार बेलनाकार मोहर मिली है। जब हम धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे तो हड़प्पा के तीनों चरणों से किस प्रकार अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उससे संबंध में क्या तथ्य है, उनका अध्ययन करेंगे। तो वो हड़प्पा के जो अलग अलग चैप्टर हैं हड़प्पा सभ्यता के, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, कला का जीवन, वहां पर इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो वहां पर कंक्लूड हो जाएंगे। अब आती है बिंजौर। बिंजौर जो है एक ऐसा स्थल है जिसकी चर्चा हमें नहीं मिलती है, जिसको कि हाल ही में खोजा गया है, स्पेशली ये 2016 में खोजा गया स्थल है बिंजौर, और ये गंगानगर जिले में पाकिस्तान की सीमा से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, जिसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सुभाष चंदेल के द्वारा की गई है। यहां पर हड़प्पा के संदर्भ में औद्योगिक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं, जहां पर 100 से ज्यादा चूल्हे मिले हैं जिनका प्रयोग औद्योगिक कर्म के अंतर्गत धातु को गलाने तथा उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण स्थल है बिंजौर। इसी प्रकार बरौर भी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित स्थल है, जहां से कि पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बरौर को सर्वप्रथम नोटिस करने का जो श्रेय है वो एलपी टेस्टिटोरी को है 1916-17 में, लेकिन इसका जो उत्खनन करवाया गया था वो आजादी के पश्चात अमलानंद घोष के द्वारा कराया गया, और यहां से एक बर्तन में 8000 मनकों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अर्थात राजस्थान के जो हड़प्पाई स्थल हैं वो भी अपने महत्व में अन्य किसी क्षेत्र के हड़प्पाई स्थल से कमतर प्रतीक नहीं होते, स्पेशली कालीबंगा। इसी प्रकार तरखान वाला डेरा और चक 86 ये श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में घग्गर नदी के सूखे तट पर स्थित हैं, जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1950 के दशक में की गई थी। रातरियारी डेरी बिल्कुल नवीनतम खोजा गया स्थल है, रातरियारी डेरी, जो कि जैसलमेर में स्थित है, और इसकी खोज जीवन सिंह खकरवाल, डॉक्टर तमेक पवार, दिलीप कुमार सैनी और पार्थ जगानी के द्वारा की गई थी। और अभी इसके संदर्भ में बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो आनी बाकी हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि ये प्योर थार के मरुस्थल में खोजा गया प्रथम स्थल है, जिसकी कि जैसलमेर में खोज कर ली गई है, और ये 2020 के बाद खोजा गया स्थल है। बिल्कुल लेटेस्ट जो खोज हुई है राजस्थान की, एक तो बिंजौर है और दूसरा रातरियारी डेरी है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, जो कि सिनौली के माध्यम से अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक चर्चा में है, लेकिन हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं कि और कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। देखिए, पहला जो साइट है, सबसे पुरानी साइट है उत्तर प्रदेश की, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर गंगा जमुना दोआब में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन कि गंगा यमुना दोआब में खोजा गया पहला हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो क्या नाम है इसका? आलमगीरपुर, जो कि 1958 में मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। बाद में 2008 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा यहां पर पुनः उत्खनन कराया गया। 2 बार उत्खनन हुआ है। खोज किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने। बाद में उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा। साथ ही में यहां पर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है वो हमें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का प्रतीक है। अर्थात आलमगीरपुर जो था वो ना तो प्राक ना विकसित बल्कि उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से एक भी मुद्रा अर्थात मोहर की प्राप्ति नहीं होती है। हुलास सहारनपुर जिले में
यमुना की सहायक नाले कंठा के तट पर स्थित है और यहां से भी उत्तरवर्ती हड़प्पाई चरण के साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं। यहां से एक अभिलेख युक्त मोहर प्राप्त हुई है और ये बहुत रेयर है कि जितने भी उत्तर हड़प्पाई स्थल हैं वहां से सामान्यतया हड़प्पाई मोहरें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन हुलास उसका एक अपवाद है। अब बात आती है बड़गांव। ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक उत्तर हड़प्पाई स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात आती है हमारी सिनौली की, जिसकी खोज 2000 के बाद की गई और जब से सिनौली को खोजा गया है, क्या राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्ववेत्ताओं, क्या मार्क्सवादी, क्या हिंदू इतिहासकार, सभी के मध्य में भारी डिबेट का केंद्र ये स्थल बना हुआ है। क्या है सिनौली का इतिहास, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ये एक उत्तर हड़प्पाई स्थल है, अर्थात इसका जो कार्बन डेटिंग से इसकी तिथियां आई हैं वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दौरान आई हैं, अर्थात ये उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी खोज जो थी 2005 से हुई थी और 2018 तक लगातार यहाँ पर उत्खनन का कार्य चलता रहा। यदि बात की जाए तो बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि सिनौली से जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो ताम्र निधि संचय का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही में यहाँ से गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अर्थात अभी पुरातत्ववेत्ताओं में भारी मतभेद है कि जो सिनौली से पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हो रही है इसको उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का साक्ष्य माना जाए, गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त माना जाए, या जिस प्रकार से तांबे के ऐसे औजार और वो हथियार प्राप्त हो रहे हैं जो अन्य किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या ऐसे ताम्र निधि संचय जो संस्कृति है उसका प्रमाण माना जाए, यह भी विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए, सन 2005 में डीवी शर्मा प्रथम वो पुरातत्वविद थे जिनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के किसी भी पुरातात्विक स्थल की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा 125 से अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग जो आई है 2200 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य आई है, अर्थात ये लगभग जो हड़प्पा का काल है उसमें फिट बैठ रहा है। लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी पुरातात्विक सामग्री है जो इसके बाद की काल की है, इसलिए यहाँ पर काल निर्धारण में अभी भी समस्या हो रही है। शवाधान कैसे हैं? सभी प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक शवाधान, कुछ शवाधान ऐसे हैं जो कि आंशिक शवाधान के रूप में है। प्राथमिक शवाधान का तो सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसका जो शरीर है उसको दफना दिया गया, प्राथमिक शवाधान। आंशिक शवाधान वो परिस्थिति कहलाती है जब व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को तुरंत दफन नहीं किया जाता बल्कि उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब उसके अस्थि पंजर शेष रहते हैं तो उनको या तो किसी पात्र में या अन्य किसी सामग्री के अंतर्गत रखकर उसको कब्र में दबा दिया जाता है। इसको कहते हैं आंशिक शवाधान। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट बात यह कि इन शवाधानों के साथ बहुत सारे मृदभांड, सोने के आभूषण, तांबे की चूड़ियां और हड़प्पा से मैच करते हुए मनके प्राप्त हुए हैं। 2018 में जब मुंजाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया तो कुछ और चौंका देने वाली खोजें हुई जो अभी तक के भारतीय इतिहास में कभी भी सामने नहीं आई थी। जैसे कि यहाँ 3 ताबूत ऐसे प्राप्त होते हैं जो कि कभी इतिहास में दोबारा नहीं देखे गए, और उन ताबूतों के अंतर्गत जो योद्धा हैं उनको रखा गया है। हम क्यों कह रहे हैं कि वो ताबूत में दफन व्यक्ति योद्धा हैं? क्योंकि उनके साथ शरीर स्थान अर्थात कवच प्राप्त हुए हैं, तांबे के मुकुट, तांबे का जो है बचाव के लिए मुकुट प्राप्त हुआ है, और तांबे की तलवारें प्राप्त हुई हैं। तभी ये कहा गया है कि ये जो ताबूत हैं वो योद्धाओं के ताबूत हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ताबूत को तांबे की चादर से लपेट दिया गया है, जो कि अभी तक का भारत में अपने आप में अकेला उदाहरण है। देखिए, ये वो कब्र हैं 3, एक
2 और ये 3, जहां से कि ताबूतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं जो कब्र हैं इनमें योद्धाओं को दफन किया गया था। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि ताबूतों के साथ दफन योद्धा, जो कि अन्य किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही में जैसे कि मैंने बताया कि ताबूतों में तलवारें, कवच, बहुत सारे मोती प्राप्त होते हैं और इन ताबूतों को योद्धाओं के ताबूतों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो खोज है वो है भारतीय इतिहास में पहली बार रथ की खोज। और ये रथ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये सिनौली की अब तक की सबसे बड़ी खोज कही जा रही है। और ये जो खोज का नेतृत्व किया था वो संजय कुमार मंजुल के द्वारा किया गया। और वो इस गाड़ी को जो ये प्राप्त हुई है इसको वो रथ की संज्ञा देते हैं और इसको आर्यों से संबंधित मानते हैं। अर्थात फिर से एक बार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत सामने आने लगा है, क्योंकि संजय कुमार मंजुल ये कह रहे हैं कि जो ये घोड़ा गाड़ी प्राप्त हुई है या ये जो गाड़ी प्राप्त हुई है ये गाड़ी वास्तव में रथ है। और इस रथ को वो आर्यों के रथ के साथ जोड़ते हैं, जिसका कि वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन संजय कुमार मंजुल का जो ये मत है इसके विरोध में भी कई मत आ गए। जैसे कि माइकल विटजेल जो पुरातत्वविद हैं वो इस गाड़ी प्राप्त हुई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये एक साधारण बैलगाड़ी के समान है या ये रथ है, इसमें विवाद है। तो वो कहते हैं कि ये रथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसमें स्पोक हैं, व्हील हैं, वो ठोस हैं, आरे वाले नहीं हैं। और आप स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि यदि वीक स्पोक नहीं है, वो ठोस बना हुआ है, उसके अंदर ठोस लकड़ी लगी हुई है, तो उसको बैल तो खींच सकता है, घोड़ा नहीं खींच सकता, क्योंकि उसको युद्ध में प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो युद्ध में रथ प्रयोग होते थे वो स्पोक व्हील वाले होते थे, अर्थात उनमें अलग अलग लकड़ियां लगी रहती थी, बीच में जगह खाली छूटी रहती थी, जिस प्रकार साइकिल में होती है, जिस प्रकार हमारे मोटरसाइकिल के टायर में होती है। अगर मोटरसाइकिल के टायर को आप ठोस बना देंगे उसकी रिम को, तो उसको चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माइकल विटजेल बोलते हैं कि ये बैलगाड़ी तो हो सकती है, लेकिन इसको रथ मानना संभव नहीं है। वही अशोका पारपोला जो है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं सॉरी, उनका ये मत है कि वास्तव में ये जो गाड़ियां थी वो बैलों के द्वारा ही खींची जाती थी, और ये भारत में आर्यों के आगमन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है। जब हम ये कहते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, तो अशोका पारपोला जो फिनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस गाड़ी को जो है वो आर्यों के प्रवासन का भारत में प्रमाण मानते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो सिनौली से खोज हुई है ये अपने आप में अद्भुत खोजें हैं, जिनकी तुलना अन्य कोई भी पुरातात्विक स्थल इस संदर्भ में नहीं कर सकता है। लेकिन अभी उनकी व्याख्या में काफी सारा विवाद छिपा हुआ है। अब बात आते हैं हम गुजरात की। गुजरात जिसमें कि आजादी के पश्चात सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल खोजे गए। देखिए, एक बार गुजरात का यदि मैप देख लें हम, तो गुजरात का जो मैप है, ये वाला जो इलाका है ये कच्छ का इलाका है, और ये इलाका जो है वो सौराष्ट्र का इलाका है। और यदि यहाँ संख्याएं देखें आप, तो अन्य इसके जो कि घग्गर हकरा का क्षेत्र है, जहाँ की बहुत ज़्यादा क्षेत्रों का संकेंद्रण है, राज्य के स्तर पर गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं आज़ादी के बाद भारत में। देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि गुजरात की जो स्थिति थी वो काफी दूर थी हड़प्पा सभ्यता के कोर क्षेत्र से। तो पुरातत्ववेत्ताओं में ये विवाद का विषय रहा है कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का आगमन किस माध्यम से हुआ। वो पानी के रास्ते आए, वो सड़क के रास्ते आए, किस माध्यम से आए। तो
इस संदर्भ में जो 3 प्रमुख मत प्रचलित हैं और वो किसके द्वारा प्रचलित किए गए हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, रंगनाथ राव ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सौराष्ट्र आगमन संभवतः व्यापारिक कारणों से हुआ था और वो सौराष्ट्र में समुद्री मार्ग से ही आए थे, अर्थात जो नीचे वाला इलाका है, ऊपर कच्छ है, नीचे सौराष्ट्र है। जगतपति जोशी जो कि दूसरे महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता हैं, वो कच्छ में उन्होंने काफी पुरातात्विक अन्वेषण और खोज की है और वो इस आधार पर मत व्यक्त करते हैं कि सौराष्ट्र में आने वाले लोगों ने भूमि मार्ग को अपनाया होगा। अर्थात जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया जाए तो आपसे ये एक मत डाल सकते हैं कि जगतपति जोशी सौराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के आगमन के लिए भूमि मार्ग का समर्थन करते हैं, या रंगनाथ राव सौराष्ट्र के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के लिए जल मार्ग का मत का समर्थन करते हैं। वहीं एचडी सांकलिया का मत है जो दोनों का मध्यम मार्ग लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग भूमि मार्ग से आए और कुछ लोग समुद्री मार्ग से सौराष्ट्र आए होंगे। अर्थात 3 अलग अलग मत हड़प्पा सभ्यता के गुजरात के प्रसार के संदर्भ में है, जिसमें पहला मत रंगनाथ राव का है, दूसरा मत जगतपति जोशी का है और तीसरा मत एचडी सांकलिया का है, जो कि पहले दोनों के मतों को मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। रंगपुर पहला इंपॉर्टेंट स्थल। वास्तव में यदि ये कहा जाए कि वर्तमान भारत का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था, तो रंगपुर था। इस तथ्य पर हमारी निगाह नहीं जाती है, लेकिन ये आज के भारत का खोजा गया पहला स्थल था जो आजादी से पहले भी खोज लिया गया था 1934 में। और ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में मादर नदी के तट पर स्थित है। बाद में पहले तो 1931 से 34 की अवधि में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी तथा इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अर्थात 1934 में से 31 की अवधि में ये स्थल आज के भारत का पहला पुरातात्विक स्थल था। उसके पश्चात 1947 में मोरेश्वर दीक्षित तथा 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। अर्थात रंगपुर से 3 पुरातत्ववेत्ता उत्खनन के साथ जुड़े हुए हैं। और ये 34 नहीं है, ये यहाँ पर इसको आप 1931 कर लीजिएगा रंगपुर को। अब आती है कि रंगपुर में सिंधु सभ्यता का जो उद्भव था वो लोथल के बाद हुआ था, लेकिन सांकलिया इस बात पर मत देते हैं कि रंगपुर और लोथल दोनों ही स्थल एक साथ इस सभ्यता के अंतर्गत सामने आए थे। रंगपुर में प्राक हड़प्पाई चरण से लेकर उत्तर हड़प्पाई चरण अर्थात हड़प्पा सभ्यता के 3 चरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और माना जाता है कि इस सभ्यता का जो अंत था यहाँ पर वो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति के संपर्क में आकर परिवर्तित हो गई और अंत में अपना हड़प्पा जो स्वभाव था उसको खो बैठी। अब बात आती है धौलावीरा की, जो कि लोथल के साथ गुजरात का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। अब आप ये भी ध्यान रखते चलिए कि जो पुरातात्विक साइट्स हैं वो गुजरात की किस क्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं। जैसे कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज जगतपति जोशी के द्वारा 1967 से 68 की अवधि में की गई थी और बाद में रविंदर सिंह बिस्ट के द्वारा 1991 में इसका उत्खनन कार्य कराया गया और 1991 से लेकर आज तक यहाँ पर उत्खनन कार्य रुक रुक कर लगातार चल ही रहा है। यही वजह है कि रविंदर सिंह बिस्ट के द्वारा हाल ही में 2-3 वर्षों के अंतर्गत ही पहली बार हड़प्पा के सभ्यता के अंतर्गत अभिलेखीय खोज इसी धौलावीरा के अंतर्गत की गई है। यहाँ पर संस्कृति के 5 चरणों की प्राप्ति होती है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र शहर है जिसका त्रिस्तरीय विभाजन है। यहाँ पर हमें स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त होता है, चट्टान को काटकर बनाए गए तालाब और डैम्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं,
हड़प्पा सभ्यता में अभी तक की खोजी गई सबसे लंबी साइन बोर्ड या लिपि से युक्त जो मोहर है वो भी यहीं प्राप्त होती है। साथ ही में यहाँ पर पत्थर से सुंदर तरह से तलाशे गए पॉलिशदार स्तंभों के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि अन्य किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं होते। धौलावीरा अपनी जल संग्रहण पद्धति के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और यहाँ से 16 जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में अपने आप में अनोखा है। देखिए, ये धौलावीरा का प्रख्यात सीढ़ीदार तालाब है। ऐसे 16 तालाब हमें धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि धौलावीरा एक बहुत बड़ी बस्ती थी और कच्छ के रण में जहाँ की वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ मानसर और मानहर जिन बरसाती नालों के तट पर यह स्थित था, वहां से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके, उसी के जल संचयन के लिए यहां इतने सारे जलाशयों का निर्माण करवाया गया था। देखिए, धौलावीरा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज ये पाषाण को काटकर बनाई गई गोलाकार संरचना है, जिसके बारे में पुरातत्ववेत्ता कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअली में है क्या। लेकिन कुछ का यह मानना है कि जो ये गोलाकार पत्थर से काटी हुई संरचना है, यह हमें बौद्ध स्तूपों के प्रारंभिक चरण की याद दिलाती है। ये देखिए, धौलावीरा का साइन बोर्ड है। एक्चुअली में कैसे प्राप्त हुआ था कि ये किसी लकड़ी की तख्ती पर खुदा हुआ था। लकड़ी की तख्ती जमीन के ऊपर गिर गई और ये जिप्सम से उस लकड़ी की तख्ती पर ये शब्द खोदे गए थे 10। लेकिन वक्त के साथ वो लकड़ी की तख्ती तो गल गई, लेकिन जो जिप्सम के माध्यम से बने हुए हड़प्पा लिपि के अक्षर थे वो यूं की त्यों इस धरातल पर छप गए और वक्त के साथ जब जब उस पर रेत छपती चली गई तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए और उत्खनन में फिर वो इस रूप में 10 अक्षर जमीन पर ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। धौलावीरा के साइन बोर्ड के समान ही रविंदर सिंह बिष्ट ने एक और महत्वपूर्ण खोज की है, वो है पत्थर पर खोजा गया पहला हड़प्पाई अभिलेख। देखिए, हड़प्पा के जो अभिलेख हैं, या दूसरे शब्दों में कहें हम, हड़प्पा की लिपि जो है वो केवल मोहरों पे मिलती है, लेकिन पहली बार रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इस लिपि को किस पे खोजा गया? पत्थर पे खोजा गया, जो कि अपने आप में अभी तक पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र खोज है। सुरकोटड़ा भी धौलावीरा की तरह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसकी खोज जगतपति जोशी ने 1964 में की गई थी। और यहां पर इतने विशिष्ट प्रकार के कुल्लड़ प्राप्त होते हैं जैसे कि कुल्लड़ किसी भी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहां पर एक चट्टान से ढकी हुई कब्र का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि अन्य किसी भी स्थल पर प्राप्त नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता के सुरकोटड़ा स्थल का जो अंत था वो एक भीषण अग्निकांड से हुआ था। साथ में इंपॉर्टेंट और है कि यहां से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहां से? सुरकोटड़ा से। देशालपुर भी कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1964 में सौंदराजन के द्वारा की गई थी और यहां से सेल खड़ी और तांबे की बनी हुई मोहर प्राप्त होती है देशालपुर से। ये भी कहां स्थित है? कच्छ के रण में। लोथल, देखिए लोथल अब सौराष्ट्र के क्षेत्र में आ गया है। कहां पर आ गया है? सौराष्ट्र के क्षेत्र में। और ये सौराष्ट्र के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। और गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात मृतकों के 2 टीले विद्यमान है, एक मोहनजोदड़ो में, एक लोथल में। और इसकी खोज 1954 में की गई थी और इस स्थल के विस्तृत उत्खनन का जो श्रेय है वो रंगनाथ राव को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोथल प्राचीन साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन इन नदियों के द्वारा भी अब अपना मार्ग बदला जा चुका है।
जिसके कारण यह स्थल अब 3 किलोमीटर दूर हो गया है। यहां से यदि प्राप्त अवशेषों की बात की जाए तो लोथल से शंख की चूड़ियां, हाथी दांत और तांबे के उपकरण मिलते हैं। साथ ही में ये जो शहर है वो कुछ कुछ अपनी नगर नियोजन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को फॉलो करता है। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती हैं। नालियों का जितना सुंदर प्रबंध लोथल के अंतर्गत है उतना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंतर्गत भी नहीं है। जब हम नाली व्यवस्था पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की तो इस तथ्य को हम स्पेशल रूप से बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहां गोदीबाड़े का अवशेष खोजा था रंगनाथ राव ने, जिससे कि मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। राव का यह मत है कि लोथल में हड़प्पा सभ्यता का आगमन 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। यहां पर भी संस्कृति के 5 चरण प्राप्त होते हैं और 5वें चरण में हड़प्पा संस्कृति के साथ स्थानीय ताम्रपाषाण संस्कृति के नए तत्वों का समावेश पाया गया है। लोथल अंततः भीषण बाढ़ के कारण नष्ट होकर समाप्त हो गया। जब हम ये तो संदर्भ आ गया बताया, लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे विशिष्ट कारण और उनसे प्रभावित जो साइट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। लोथल की यदि बात की जाए तो यहां से मनके बनाने का कारखाना, समूचे हाथी दांत मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पुरातत्वविदों का मानना है कि जिस प्रकार की औद्योगिक वस्तुएं लोथल में प्राप्त हुई हैं उससे ऐसा प्रकट होता है कि इन वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता था। ग्रेगरी पोशेल का मत है कि लोथल वासी जो थे आसपास की जंगली जातियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते थे और उनसे कच्चा माल प्राप्त करते थे और उस कच्चे माल के माध्यम से वो विशिष्ट शिल्प की वस्तुओं का निर्माण कर हड़प्पा सभ्यता के अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा करते थे। पादरी जो है यह भी खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। सौराष्ट्र में नहीं है, खंबात में स्थित है, जिसका दूसरा नाम केरंगा धोरो है। इस पे जो उत्खनन था वो वसंत शिंदे के द्वारा कराया गया है और यहां से भी हमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पादरी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहां से नमक बनाने का बाड़ा प्राप्त होता है। नमक बनाने का साक्ष्य, हमने मनके बनाने के साक्ष्य तो बहुत जगह देखे, लेकिन नमक बनाने का साक्ष्य हमें पादरी से प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस हड़प्पाई स्थल से हमें नमक बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो है खंबात की खाड़ी में स्थित पादरी या केरंगा धोरो। जैन मैक्विंटोश जो हैं, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है द एंशिएंट इंडस वैली न्यू पर्सपेक्टिव, वो यहाँ की जो मृदभाण कला है उसको प्राक हड़प्पाई चरण के संदर्भ में देखते हैं और इसको वो सोरठ हड़प्पा के नाम से पुकारते हैं। या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि सोरठ सभ्यता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सोरठ सभ्यता का संबंध किससे है? गुजरात से। और ये कैसी सभ्यता मानी गई है? अपने स्वरूप में प्राक हड़प्पाई सभ्यता मानी गई है, जिसके की साक्ष्य गुजरात के सोमनाथ, प्रभासपट्टन और लेवटेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार रोजादी जो है राजकोट से 55 किलोमीटर दूर मादर नदी के तट पर स्थित है और ग्रेगरी पोशेल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया है। यहाँ पे भी संस्कृति के 3 चरण प्राप्त होते हैं। पहला 2500 से 2000, दूसरा 2200 से 2000 और तीसरा 2000 से 1700 ईसा पूर्व। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवासीय बस्ती को बड़े बड़े पत्थरों की दीवार से घेरा गया है, जो कि समूची हड़प्पा सभ्यता में अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। रोजादी का जो प्राक चरण था उसका अंत भी अग्निकांड के माध्यम से हुआ था। इसलिए आप ये याद रखते चलेंगे कि कौन कौन सी बस्तियां ऐसी हैं जिसका अंत जो था अग्निकांड के माध्यम से हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था कि कोटदीजी के प्राक हड़प्पाई चरण का अंत भी अग्निकांड से हुआ था। इसी प्रकार रोजादी के प्राक हड़प्पाई चरण का अंत भी अग्निकांड के माध्यम से हुआ था। अब अगली साइट आती है मालवण, जो गुजरात के काठियावाड़ में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है
और सिंधु घाटी सभ्यता का संभवतः एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां पर उत्खनन रेमंड ऑल्चिन और जगतपति जोशी के द्वारा 1970 के दशक में करवाया गया था। यहां पर भी उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मालवड़ से हमें 1.5 मीटर चौड़ी और 18 मीटर लंबी एक नहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि संभवतः ताप्ती नदी से पानी लाने के लिए बनाई गई थी। तो आप ये याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि गुजरात के किस स्थल से हमें नहर बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो है मालवण। इसी प्रकार यहाँ के जो मृदभाण हैं उन पर मध्य भारतीय मालवा संस्कृति, दक्कनी संस्कृति, सौराष्ट्र की ताम्रपाषाण संस्कृति के स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आंध्र कुर्नूल क्षेत्र की संस्कृति का प्रभाव भी मालवण के मृदभाणों पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। अर्थात मालवण के जो मृदभाण हैं वो भारी क्षेत्रीय विविधताओं को अपने आप में समेटे हुए हैं, और ऐसी जो विशेषता है मृदभाणों की वो गुजरात के अन्य किसी भी स्थल में नजर नहीं आती है। अब बात आती है कुंतासी। कुंतासी जो राजकोट जिले में समुद्र के तट पर स्थित है, जिसको कि बीचिनो टिब्बो भी कहते हैं, जहां पर उत्खनन जो था धवलीकर, रावत और चितलवाला के द्वारा करवाया गया था। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल गढ़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, निचले नगर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। और यहां से ज्योमितीय अलंकरण वाली वर्गाकार सेल खड़ी की मोहर प्राप्त होती है। अब गुजरात के क्षेत्र में हाल ही में जो स्थल खोजे गए हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि नगवाड़ा, जिसको कि हेगड़े, VH सोनवाड़े और कुलदीप भान के द्वारा 1988 में खोजा गया था। नागेश्वर, इसकी खोज भी हेगड़े, कुलदीप भान के द्वारा 1990 में की गई थी। गोलाधारो, जिसको बगसरा भी कहा जाता है, जिसकी खोज कुलदीप भान, VH सोनवड़े और अजीत प्रसाद के द्वारा 2003 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो अभी हाल ही में पिछले 2-3 दशक में सामने आई हैं, और सामान्य हिस्ट्री की बुक्स में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। इसी प्रकार उत्तरी कच्छ में जूनी कोरान के स्थल हैं, जिनकी खोज एस प्रमाणिक ने 2004 में की गई है। ये सभी जो स्थल हैं, ये जो खोजे गए हैं, नगवाड़ा, नगेश्वर, गोलाधारो, जूनी कोरान, ये सभी कच्छ के छोटे रण में स्थित हैं। अर्थात ये कच्छ के क्षेत्र के पुरातात्विक स्थल हैं। इसी प्रकार कच्छ के पूर्वी छोर पर एक कामनेर नामक स्थल है, जहां से भी हमें हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पाई जीवन के विषय में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शिकारपुर, ये भी गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित एक तटीय बंदरगाह था, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिल्प उत्पादन का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ पर उत्खनन अजीत प्रसाद और कुलदीप भान के द्वारा कराया गया है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और शिल्प संबंधी गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज जो है शिकारपुर से, वो एक स्त्री प्रतिमा का अवशेष है, जो कि लाल पत्थर से बनी है। गुजरात में पाषाण प्रतिमा के संदर्भ में ये बहुत ही अनोखा प्राप्ति है, जो अन्य किसी स्थल पर प्राप्त नहीं होती। देखिए, कुलदीप और अजीत प्रसाद का एक मानना है कि बगसरा और शिकारपुर जैसे जो स्थल थे, उनका निर्माण हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने समुद्री शक और अर्धकीमती पत्थर जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए किया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोहिणी की जो पहाड़ियां थी, जो कि सिंध में स्थित हैं, वहां से बड़े पैमाने पर चर्ट ब्लेड बनवाकर शिकारपुर में आयात किए जाते थे, और उनसे फिर दूसरी सामग्रियों का निर्माण करवाया जाता था। गोलाधारो, ये भी गुजरात के कच्छ में स्थित एक महत्वपूर्ण नया खोजा स्थल है, जिसको बगसरा गांव के नाम से जाना जाता है, जिसको सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की
पुरातत्व टीम जिसमें कि कुलदीप, अजीत प्रसाद सोनवड़े और एम प्रताप चंद शामिल थे, उनके द्वारा खोजा गया है। और यह खोज जो थी 1998 में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 7 स्टेटाइट निर्मित मोहरें मिली हैं जिस पर कि सिंधु लिपि उत्कीर्ण है। ये एक ऐसा स्थल है जहां से गुजरात में लगभग सबसे ज्यादा यदि हम कहें तो मोहरों की प्राप्ति हुई है। एक और इंपॉर्टेंट जो बीच यहां से मोहर मिली है वो अंदर से खोखली है तथा सॉकेट से युक्त है। खोखली मोहर का साक्ष्य का पहला उदाहरण जो है वो गोला ढारो है जो कि सॉकेट से युक्त है। अब बात आती है कोटड़ा बादली। कोटड़ा बादली की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर नकली स्टेटाइट से बने मनके प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आ रही थी गुजरात में कि गुजरात के जितने भी स्थल थे जो कच्छ के मैं बता रहा हूं, ये हड़प्पा सभ्यता को बड़े पैमाने पर मनके की आपूर्ति करते थे। लेकिन स्टेटाइट जो था एक महंगा पत्थर था जिसका की आपूर्ति में शायद बाधा आने लगी थी उत्तर काल में, उत्तर हड़प्पाई काल में। इसलिए जो कोटड़ा बादली के शिल्पकार थे उन्होंने नकली स्टेटाइट, जो स्टेटाइट जैसा पत्थर लगता था लेकिन होता नहीं था, उसके मनके बनाना स्टार्ट कर दिया और जिसकी आपूर्ति वो हड़प्पा को करने लग गए। अर्थात हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन में जो जालसाजी की जो परंपरा है वो वर्तमान में ही नहीं है, बल्कि ये जो जालसाजी जो है ये हड़प्पा काल से ही चली आ रही है, जिसका कि प्रमाण कोटड़ा बादली का स्थल है जो कि एक हड़प्पा स्थल होने के बावजूद नकली चीजों का निर्माण कर रहा है। दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो की गई थी 1958 में बीपी बोपाडीकर के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में एमएन देशपांडे के द्वारा 1958 में, फिर रंगनाथ राव के द्वारा 1974-75 में, एसए साली के द्वारा 1975, 78 और 89 में लगातार लंबे समय तक यहां पर उत्खनन कार्य करवाता गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि साली के द्वारा जो उत्खनन कार्य कराया गया दैमाबाद में, वहां 5 संस्कृतियों की पहचान की गई थी दैमाबाद में। कौन कौन सी संस्कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है? दैमाबाद संस्कृति, मालवा संस्कृति, सलवदा संस्कृति, उत्तर हड़प्पाई सिंधु सभ्यता तथा जोरवे संस्कृति। अर्थात इतनी महत्वपूर्ण संस्कृतियों के साक्ष्य हमें दैमाबाद से प्राप्त होते हैं। लेकिन दैमाबाद की जो ख्याति है वो किस लिए है? वो तांबे की 4 प्रसिद्ध वस्तुओं के लिए जानी जाती है जो कि 1974 की खुदाई में निकली थी। जो क्या थी? सारथी के साथ एक जोड़ी बैल के द्वारा खींचा गया रथ, गैंडा, भैंसा और हाथी की आकृति। और ये वो बैल द्वारा खींचा गया रथ है जिसमें कि सारथी विद्यमान है। ये बहुत ही एक स्ट्राइकिंग खोज थी क्योंकि ऐसी जो तांबे से बनी हुई आकृतियां हैं ये किसी अन्य हड़प्पा स्थल पर इतनी सोफेस्टिकेटेड तरीके से नहीं बनाई गई थी। ब्रजवासी लाल जो हैं उनका मानना है कि ये जो तांबे की आकृति प्राप्त हुई हैं उनका संबंध ताम्र निदान संचय से है, लेकिन अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि नहीं, ये हड़प्पा काल से ही संबंधित है और यही इस बात को आज लोग मान्यता देते हैं। तो आज जो है हमारे द्वारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, सभी स्थलों का बहुत ही गहनता से अध्ययन कराया गया है। और जितना मैंने इस पाठ को समझाया है इतना खोज अभी तक के इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में नहीं की गई है। धन्यवाद।